Hi class, welcome to another session for income from capital gains। आज हम लोग साहब समझेंगे मोड ऑफ कंप्यूटेशन। याद है साहब पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था तो मोड ऑफ कंप्यूटेशन कैसे करेंगे हम अगली क्लास में सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स कैसे करते हैं साहब। आइए साहब शुरू करते हैं आज की क्लास। मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 48। तो 48 सेक्शन हमारे को बताता है किस तरीके से हमारी कैपिटल गेन्स के जो हमारी कंप्यूटेशन होगी वो किस तरीके से होगी। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स हमारी कंप्यूटेशन कैसे होगी साहब। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ली जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसमें से माइनस कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप इसमें से माइनस कर दीजिए और आपका जो नेट इंपैक्ट आया वो कैपिटल गेन्स हो गया। सपोजिंगली आपके पास एक घर खरीदा, आपने आपने घर खरीदा 40 लाख रुपए का। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फ्लोर बनाया उसके ऊपर में एटसेट्रा काम किया 15 लाख रुपए, और आपने अल्टीमेटली उस घर को बेच दिया से 70 लाख रुपए में। तो आपकी जो कैपिटल गेन्स है वो होगी 70, 40 प्लस 15 55, 55 में 70 में से 55 गया, आपका 15 लाख रुपया आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। हम आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स और द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट thereto would not include deductions claimed under on interest under section 24B और अंडर चैप्टर 6A। अब ये कौन सा इंटरेस्ट है साहब? ये हाउस प्रॉपर्टी के लोन का इंटरेस्ट है। 24B याद करिए साहब, जब मैंने आपको सेशन लिया था हाउस प्रॉपर्टी इनकम का तो उसमें मैंने बोला था इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन हाउस प्रॉपर्टी इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 24B। अगर आप होम लोन लेते हैं तो जो उसका इंटरेस्ट होता है वो 24B में आपका लेस हो जाता है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज रेफर टू माई प्लेलिस्ट ऑन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 24B as discussed in income from house property and repayment of loan in under chapter 6A। chapter 6A के तहत 80 section 80 के अंदर में जब आपका लोन का रीपेमेंट होता है तो वो केसेस के अंदर में आप नहीं लेंगे यहां पे डिडक्शंस, ठीक है, क्योंकि आप डबल बेनिफिट उसका नहीं उठा सकते हैं। अब क्या पॉइंट्स टू बी नोटेड है साहब, समझिएगा। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये क्या बला है? ये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो खरीदने और बेचने के ऊपर में आपको एक छोटा सा इतू सा अमाउंट आपको एज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया जाता है। 1 रुपया 2 रुपया, हार्डली 5-7 रुपए के अंदर में काम खत्म हो जाता है उसका, जो हम लोग नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं उस केस पे बता रहा हूं, पर स्क्रिप्ट ट्रेडिंग। No deduction shall, however, be allowed in computing the income chargeable under the head capital gains in respect of any amount paid on account of securities transaction tax under Chapter 7 of the Finance Act 2004। अब आपने शेयर्स खरीदे साहब 1 लाख रुपया का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर से वॉज सम 70,000 रुपीज। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपने सपोजिंग 100 रुपया पे किया तो ये 100 रुपया आपको नहीं मिलेगा। आपकी जो आपकी इनकम बनेगी वो बनेगी 30,000 रुपया आपकी यहां पे, ठीक है साहब। आगे चलते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और वारंट्स इशूड अंडर ESOP स्कीम और इन द केस ऑफ ट्रांसफर अंडर गिफ्ट। The value of consideration of shares, debentures or warrants issued under ESOP scheme or scheme in accordance with guidelines as notified by the central government, transferred under gift, revocable trust or will be at the market value of such transfer। अब इसका मतलब समझते हैं साहब। अगर आपको ESOP के अंदर में आपको पैसा मिला, शेयर्स मिले, ट्रांसफर ऑफ अंडर गिफ्ट और इररिवोकेबल ट्रस्ट के अंदर में आपको बेनिफिट मिला, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वो कंसिडर की जाएगी एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब साहब एक चीज समझते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स।
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एस्पेक्ट है साहब। आप जब भी कभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बनाएंगे, यानी कि जब आपने अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचा, तो आपका जो रिजल्टेंट गेन निकलेगा उसे बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जस्ट अ रिविजन। तो अब इस केस में आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 1900 एंड से 90 को फॉर से 45 लाख रुपीस। वही पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं। आप बेच रहे हो इसको 2024 के अंदर में से 3 CR के अंदर में। तो अब आपको क्या लगेगा साहब कि मैंने 45 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी और 3 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची। साहब आइडियली अगर मैं बोलूं, अगर कुछ नहीं करते तो आपका प्रॉफिट होता 2,55,00,000 रुपया। आप बोलोगे साहब 1990 के अंदर में इस 45 लाख रुपए की जो वैल्यू थी वो 2024 में वो वैल्यू थोड़ी ना होगी। भाई इन्फ्लेशन बढ़ा, आप जो कमाई 100 रुपए के अंदर में जो पहले सामान आता था, आज उसके लिए मुझे 10,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, हाइपोथेटिकली, मतलब मोटा मोटी। तो आप बोलोगे साहब उस 45 लाख रुपए के जो मेरी वैल्यू थी, अगर मैं उस प्रॉपर्टी को उस टाइम पे बेचता तो हद से मेरे को 50 लाख रुपए मिलते। तो इसको थोड़ा सा आप ठीक करिए। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है साहब, एक कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स करके हम यहां पे रखते हैं कि इस 1990 के मुकाबले जो इन्फ्लेशन का जो अमाउंट है, 100 रुपया का कोई चीज जो था, वो आपको 2024 में क्या होगा उसकी वैल्यू। तो ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, the cost of acquisition and cost of improvement will be increased by applying the cost of inflation index। इसके ऊपर में ये बोलेंगे इसको 2024 का डिवाइडेड बाय 1990 का जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स जो गवर्नमेंट ने बता रखा है वो लगा करके इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ा दी जाएगी। उससे क्या होगा, आपका कैपिटल गेन कम हो जाएगा। Once the cost of inflation index is applied to the cost of acquisition and the cost of improvement, it becomes indexed cost of acquisition। क्या बन जाता है, indexed cost of acquisition बन जाता है साहब, और and indexed cost of improvement बन जाता है साहब। ठीक है। अब एक्सेप्शंस क्या है इसके अंदर में। The benefit of indexation will not apply to long-term capital gains arising from the transfer of bonds or debentures other than capital index bonds होने चाहिए साहब, issued by the government होना चाहिए। sovereign gold bonds issued by the RBI under sovereign gold bond scheme 2015 के तहत जो गोल्ड बॉन्ड इशू हुए हैं वो होने चाहिए। अदर देन दैट बॉन्ड्स और डिबेंचर्स आपके कभी भी इंडेक्सेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि आप डिबेंचर से ब्याज भी कमा रहे हो, बॉन्ड से ब्याज भी कमा रहे हो। ठीक है साहब। इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट यूनिट ऑफ अ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड एंड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स, there will be no indexation, the capital gain will be always short term capital gain। इन केसेस के अंदर में हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। तो साहब आपने एक एसेट अपने बिजनेस में लगाया 1/4/2000 को और उसको 4 साल यूज किया, 10,000 में खरीदा था, उसको डेप्रिशिएट कर दिया 4 साल के अंदर में से 8,000 रुपए में। उसकी नेट बुक वैल्यू क्या बन गई साहब, नेट बुक वैल्यू बन गई उसकी 2,000 रुपया। आपने इसको 2,500 रुपये बेच दिया साहब। इसके ऊपर में कोई भी इंडेक्सेशन नहीं लगेगा और ये सारा का सारा 500 रुपया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। ठीक है साहब, आगे चलते हैं।
The benefit of indexation and currency conversion would not be applicable to long-term capital gains arising from the transfer of following assets referred to in section 112A के अंदर में जो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स होंगे वो इसमें इंडेक्सेशन फॉल नहीं करेंगे. Equity shares in a company on which STT is paid both at the time of acquisition, at the time of transfer. Unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid at the time of transfer. इन दोनों केसेस के अंदर में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ये एक टेबल है साहब. 2001-2 के अंदर में हमारा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स था 100 और 2023-24 के अंदर में हमारा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है 348. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर मैंने प्रॉपर्टी एक खरीदी 2001-2 के अंदर में, तो साहब सीधा सीधा मतलब है कि अगर मैंने 45 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 2001-2 में खरीदी थी तो 45 मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, ये तो नेट नेट है. बट थोड़ा सा आप समझिएगा साहब, हमारी कई प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो 1980, 1950, 1965 की प्रॉपर्टीज हैं. 1965, 1980 ऐसे बोल रहा हूं मैं. इससे पहले जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बना था वो बना था 1981 से. 1981 से. थोड़ा कहानी समझिएगा साहब. तो फाइनेंस एक्ट 2017 जब आया तो उन्होंने इस 1981 के इन्फ्लेशन इंडेक्स को यहां से हटाया. उन्होंने बोला यहां से इन्फ्लेशन इंडेक्स शुरू करेंगे. लोग बोले भाई साहब मेरी जो प्रॉपर्टी मैंने यहां पे रखी हुई थी वो क्या करूं मैं, उसका कैसे करूं. तो गवर्नमेंट बोलती है या तो आप 45 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 1990 में खरीदी थी, आप इस डेट को आप एक फेयर मार्केट वैल्यू ले लो और उसके ऊपर में इंडेक्सेशन शुरू कर दो. सपोजिंगली इस डेट को 50 लाख रुपया था या सपोजिंगली 1.5 करोड़ रुपया था, तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स शुरू होगी, मेरी जो इंडेक्स कॉस्ट शुरू होगी वो 1.5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय 100 होगी. बट अगर यहां पे मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट हैज गिवन अ चॉइस टू यू, आप यहां पे 45 लाख रुपया भी ले सकते हैं अगर आपको फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेनी तो. आप 45 मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइड बाय 100 भी कर सकते हैं. तो क्या होता है साहब, यहां पे अगर फेयर मार्केट वैल्यू से 40 लाख होती तो हम 45 लाख रुपए कर लेते. और यहां पे 1.5 करोड़ होता, भैया हम 1.5 करोड़ लेंगे. मतलब जो मुझे सूट करे, मैं फेयर मार्केट वैल्यू भी ले सकता हूं और कॉस्ट भी ले सकता हूं. गवर्नमेंट ने मुझे इसकी छूट दे रखी है. सो आप 2001-2 से इंडेक्सेशन पकड़ करके जिस ईयर में आप बेच रहे हो उस ईयर का आप इंडेक्स कॉस्ट ले लो डिवाइडेड बाय द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ ईयर ऑफ परचेज, एंड दैट विल बी योर इंडेक्स्ड कॉस्ट. आगे चलते हैं साहब. तो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स यहां पे तक हमारी दिमाग में घुस गया. आइए, स्पेशल प्रोविजंस फॉर नॉन रेसिडेंट्स. जो नॉन रेसिडेंट्स हैं उनके लिए क्या स्पेशल प्रोविजन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में. इन केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट हु इन्वेस्टेड फॉरेन एक्सचेंज टू अक्वायर कैपिटल एसेट्स, यानी डॉलर्स, पाउंड्स, पाउंड्स और यूरोस और येन, कुछ भी अगर उसने ये फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स किया, तो कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम दिस ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी इज टू बी कंप्यूटेड एज बिलो. कैसे? Convert all the below into foreign currency using the telegraphic transfer buying rate and telegraphic transfer selling rate. सर फॉरेन एक्सचेंज रेट आप ले लो. आपने सपोजिंगली आपने 1,000 डॉलर थे आपके पास, $1,000 आपने इंडिया में इन्वेस्ट किए. दैट वाज एट से
आपने 40,000 रुपीज उस टाइम पे आपने एक एसेट ले लिया, ठीक है। $1,000 आपने इन्वेस्ट किए, 40,000 का एक एसेट ले लिया, 40 रुपए का रेट था उस टाइम पे, और आज आपको उसके मिल रहे हैं 1 लाख रुपया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1 लाख, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय टेलीग्राफिक क्या सेलिंग रेट से सपोजिंगली 85, या हम 100 रुपए ले लेते हैं, मान लेते हैं 100 रुपया इज इक्वल टू 10,000 फॉरेन करेंसी से पाउंड्स पकड़ लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी मेरी, 40,000 रुपए, उस टाइम पे 40 रुपया थी, आज की डेट में 100 रुपया है, ठीक है। हम इसको पाउंड्स ले लेते हैं, उस टाइम पे पाउंड्स 40 रुपया था, इस टाइम पे पाउंड्स 100 रुपया है सपोजिंगली। तो ये मेरा हो जाएगा 400 पाउंड्स, 400 पाउंड्स आ गए मेरे पास। मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, 600 पाउंड्स, ठीक है। 600 पाउंड्स मतलब 400 क्या समझ लो, सॉरी टेलीग्राफिक ये सेलिंग रेट था, ये टेलीग्राफिक बाइंग रेट, टेलीग्राफिक बाइंग रेट से सपोजिंगली 450 पाउंड्स आता है। तो मेरे पास यहां पे आ गया 550 पाउंड्स मेरा प्रॉफिट आ गया। तो अब जो 550 रुपया मेरा प्रॉफिट है, 550 पाउंड्स मेरा जो प्रॉफिट है, उसको मैं टेलीग्राफिक बाइंग रेट के ऊपर में से 105 हो गया था प्रोबेबली, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा और उससे मैं अपना कैपिटल गेन निकाल लूंगा। द रिजल्टेंट इज सॉरी, ये तो नीचे होता है, ये 95 होगा, 95, हाँ। द रिजल्टेंट कैपिटल गेन इज ट्रांसफर्ड बैक एट टू INR अप्लाइंग द TDBR रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो इससे क्या होगा, जो उसको 60,000 का उसको जो प्रॉफिट हो रहा था, अब हो सकता है वो 58,000 का हो प्रॉफिट, तो उसको 2,000 का बेनिफिट मिल गया। नॉन रेजिडेंट्स एंड फॉरेन कंपनीज आर सब्जेक्ट टू टैक्स एट कंसेशनल रेट एट 10%। तो जो उनका जो कैपिटल गेन्स होगा वो एट अ कंसेशनल रेट एट 10% आपको लगेगा, विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट और करेंसी कन्वर्जन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ द कंपनी। ये ध्यान रखिएगा साहब, अनलिस्टेड ऑफ शेयर्स जो सिक्योरिटीज होती है उसके अंदर में अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है, स्टार्टअप्स के की सोच थी यहाँ पे, तो मोदी है तो मुमकिन है वाला जो डायलॉग था वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि 10% का उसको प्रॉफिट उसको ये दिखाई दिया कि मुझे सिर्फ 10% टैक्स पे करना है, अनलिस्टेड सिक्योरिटी होगी, स्टार्टअप होगा, और मैं अपना शेयर बेच करके 10% टैक्स देकर निकल जाऊंगा ऑफ अ कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं साहब, इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है, और आप अपने नोट्स वगैरह के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माई email address and my phone number has been given below. I hope you're liking my classes, and please stay in touch. Thank you so much for joining in. Please do like, share and subscribe. Bye.